अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जमा करवा दी है और उसके मेन अगर नुकात हम पढ़ना शुरू करें तो तासुर यही मिलता है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को एक दफ़ा फिर समझाने की कोशिश कर रहा है कि अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। जो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं मैं वो आपके सामने रखूँगा। वो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने फ़ंड नहीं दिए जिसके बाद इंतखाबी मामला मुकम्मल नहीं हो सकते। हुकूमत की माजरत के बाद इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन नहीं करा सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ख़राब है। तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा निकाला गया है कि मुल्क भर में इलेक्शन एक ही दिन कराए जाने चाहिए। एक ही दिन इलेक्शन ना कराने से तशद्दुद बढ़ने और धांधली का भी खदशा है। पंजाब में 81,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान दस्तियाब हैं जबकि रिक्वायर्ड जो हैं वो 4,66,000 हैं। अगर अदालत मुख्तलिफ फेज़ में इलेक्शन का इनकाद का हुक्म देती है तो ये 6 फेज़ जो हैं वो कहते हैं 8 अक्टूबर से भी आगे जा सकते हैं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ IBO जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस वक्त फ़ौज कर रही है वो तकरीबन 6 माह तक जारी रहेंगे। ये तो मेन मोटी मोटी खबरें हैं, लेकिन इसके साथ जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है जिसके ऊपर ऑफिशियली किसी ने हमें तफसील देने से बहुत गुरेज़ किया है, वो हम जिससे सवाल करते हैं वो बस ये पता चलता है कि एक मीटिंग हुई है, लेकिन मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हुआ है उसके ऊपर वो लब कुशाई से गुरेज़ करते हैं। वो मीटिंग हुई है कल जब मैं इस वक्त प्रोग्राम कर रहा था तो हमें पता चला बाद में कि एक मीटिंग हुई है जो चीफ़ जस्टिस को ब्रीफ़ किया गया। एक मैं बता सकता हूँ कि DGISI के मतलब बताया गया हमें कि DGISI वहाँ गए और DGISI ने वहाँ ब्रीफ़ किया, उनके साथ और लोग भी थे। उसकी तफसील कुछ अपने हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं जुल्करनैन इकबाल, वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। जुल्करनैन बताइएगा इस मुलाकात में क्या बातें डिस्कस हुई, क्या ब्रीफ़ किया गया? मलिक साहब तकरीबन 2.25 घंटे ये मुलाकात जारी रही है और उसमें सिर्फ एक DGISI नहीं थे बल्कि DG मिलिट्री ऑपरेशन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो भी थे, सेक्रेटरी दिफा भी थे और चौथे अटॉर्नी जनरल थे। और ये भी बताया गया है हमारे ज़राए की जानिब से कि क्योंकि 17 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत को ये हिदायत की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो पाक फौज और दीगर जो रेंजर समेत FC के और दीगर इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट के, उनकी अवेलेबिलिटी इलेक्शन कमीशन के सेटिस्फेक्शन के मुताबिक यकीनी बनाएं। तो उसी तनाजुर में रिक्वेस्ट की गई थी वजारत दिफा की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जैसा वो पहले भी ओपन कोर्ट में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाद हक़ाइक़ के ऊपर हम ब्रीफिंग देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं सेक्रेटरी डिफेंस, तो उस वक्त अदालत ने कहा था हमें लिख के दे दें, हम बाद में इसका जायज़ा ले लेंगे। और उसके बाद अदालत ने एक बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया था और फिर अटॉर्नी जनरल के थ्रू ये रिक्वेस्ट डाली गई थी जिसको माना गया, अप्रूव किया गया। और फिर इन तीनों जो अफसरान हैं इन्होंने जाके जो 3 रुकनी बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। क्या बताया इन अफसरान ने? क्योंकि इनके पास तो इंटेलिजेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास नहीं होगी, बड़ी प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन होगी जो इन्होंने शेयर की होगी। क्या बताया, कुछ पता चला आपको? बिल्कुल मलिक साहब, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं उनकी तफसीलात बताई गई कि अब तक कितने वाकयात कहाँ पेश आए हैं और कौन से ऑपरेशन ऐसे चल रहे हैं। बहुत सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो कोई भी हसास डाटा है वो शेयर करने को तैयार नहीं हो रहा किसी भी साइड से। अलबत्ता जो मोटी मोटी बात ये बताई गई है कि ये बताया गया था कि कटिंग शॉर्ट के ट्रूप्स अवेलेबल नहीं होंगे खासकर स्टैटिक ड्यूटी के लिए, जैसे हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के ऊपर और उसके बाद हसास की जो कैटेगरी है इन दोनों में जितनी तादाद में पुलिस की हेल्प के लिए FC के, रेंजर्स की और आर्मी के जवान चाहिए वो इस फिल वक्त अवेलेबल नहीं होंगे कम से कम अगले 5 से 6 माह के लिए। इसके साथ ही साथ जो जजेस है उनकी जानिब से कुछ सवालात भी किए गए इसमें। वो क्या थे? जो जजेस हैं वो मलिक साहब सवाल बेन ये थे कि जैसे आपको याद होगा चंद दिन पहले पार्लियामेंट में एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग हुई थी जिसमें आला जो अस्करी क़यादत है उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई थी पार्लियामान को। उसके जो कुछ मंदरजात बाहर आए थे, जो उसकी पब्लिक हुई थी चीज़ें, जो कुछ कोर्ट्स ऐसे थे कि कोई नया ऑपरेशन नहीं चल रहा, तो तासुर ये था कि जैसे मुल्क में काफ़ी सुकून है। तो जजेस की जानिब से यही सवाल किया गया कि 2-4 दिन पहले तो हमें बताया गया था जो पार्लियामेंट की ब्रीफिंग के कोर्ट्स मीडिया में सामने आए हैं कि नया ऑपरेशन भी कोई नहीं हो रहा, काफ़ी हालात पुरसकून है, ना कोई नो गो एरिया है मुल्क में। लेकिन हमें जो तहरीरी तौर पर बताया गया था और जो अब भी बताया जा रहा है उसके मुताबिक हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो हम किस बात पर यकीन करें? इस पर जो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो अफसरान ब्रीफिंग दे रहे थे उनकी जानिब से कहा गया कि जो हालात हमने अदालत को बताए थे तहरीरी अपनी रिपोर्ट में जो आज भी बता रहे हैं यही ब्रीफिंग है जो पार्लियामेंट को भी दी गई थी और वही वाली चीज़ें हम आपके सामने भी रख रहे हैं। ओके, एक बात और बताइए, आपने बताया कि जिन्होंने ब्रीफिंग दी फौज के अफसरान ने या इंटेलिजेंस के चीफ ने, उन्होंने ये बताया कि अभी हम फ़ौजी अपने फ्री करके आपको इलेक्शन ड्यूटीज़ पे नहीं दे सकते क्योंकि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं और वो अगले 6 माह कमोबेश ये प्रोसेस है जिसने कंप्लीट होना है। इलेक्शन कमीशन ने भी यही रिपोर्ट अपनी सबमिट करवाई है। तो अब उसका एंड रिज़ल्ट क्या है? अब क्या इंतखाबात के ऊपर जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी करना है वो आज जारी करना है, कल जारी करना है, उसके हवाले से क्या तवक्कुआत है? वेरी शॉर्ट।
मलिक साहब, इस पर तीनों जजेस की आपस में मुशावरत हुई है, कुछ देर पहले भी हुई थी, वो दोबारा भी होगी। और आप तो काफी लेट हो गया, कभी इम्कान अब इस बात का ही है कि कल ये ऑर्डर जारी आएगा? 30% चांसेस आ जाने क्या खाली? और तो क्या है कि अब इलेक्शन की तारीख आगे जाएगी? अभी इस हवाले से कुछ कहने का बलस वक्त होगा, लेकिन तमाम मेजर्स ये लिए जाएंगे कोर्ट की जानिब से। पूरी कोशिश की जाएगी कि 14 मई का जो ऑर्डर है वो इंटैक्ट रखा जाए, उसको ओपन कोर्ट में समाअत के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकता। जुल्कुरनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक वफाकी वज़ीर हैं हमारे साथ, और हसन रज़ा पाशा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल से हमारे साथ है। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, पहले आप ही बता दीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी, शायद आपके भी इल्म में हो, क्योंकि अटर्नी जनरल भी बताया जाता है कि उसमें एक उन्होंने रोल अदा किया। क्या चीज़ें हैं जो तवक्को की जानी चाहिए? फ़ौज की जानिब से क्या कहा गया? वज़ारत दिफ़ा का रोल था इसके अंदर? मेरे ख्याल में जी फ़ौज का जो मौक़िफ़ है वो तो वज़ारत दिफ़ा पेश कर चुकी है, और वो तो काबीना में भी पेश हो चुका है, और उसके बाद पार्लियामान में भी काबीना के ज़रिए भी वो काबीना में क्या बताया गया? यही जो मैंने आपको, जो भी आपको पता चल रहा है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और जिस तरह की डिप्लॉयमेंट है, जितने फोर्सेस चाहिए वो इस वक्त फोर्सेस अवेलेबल नहीं है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पहले हम सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर अपने डिप्लॉय किया करते थे फ़ौज, अब हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर फ़ौज इस वक्त कम्प्लीटली डिप्लॉयड है। तो वो जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो फ़ौज के कंस्ट्रेंट्स हैं, वो उन्होंने सामने रखे थे। मेरे ख्याल है कि वही कंस्ट्रेंट्स और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह हमारे मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़े हैं ये पिछले 1 साल में 2 साल में, वो तमाम चीज़ें लाई गई हैं। फिर जो सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हुए हैं, रिहेबिलिटेशन से उन लोगों के, उन तालिबान जो पहले अफ़गानिस्तान में रहते थे, पिछली हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि उन सबको रिहेबिलिटेट किया जाए, तो उनको बुलाया गया, उनको इलाकों में दोबारा से आबाद किया गया, जेलों में बंद लोगों को भी छोड़ा गया। जी, वो उसमें बाज़ तो आपको मालूम है जिनको बुचर ऑफ सवात कहते थे, उन साहब को प्रेसिडेंशियल पार्डन के ज़रिए छोड़ दिया गया। यानी एक ऐसे शख्स जो दहशत गर्दी में ना सिर्फ मुलविस थे बल्कि हमारे जवानों को शहीद किया, हमारे बच्चों को मारा, उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो वो तमाम चीज़ें और उनके नतीजे में पैदा होने वाली लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पेश की, तो मुझे मेरे गुमान में है कि यही सिचुएशन अदलिया के सामने भी पेश की होगी। वो जो रिपोर्ट थी उसकी तफसीलात और उसके जो मुंदरजात हैं वो सामने रख दिए गए होंगे। पाशा साहब से पूछते हैं। पाशा साहब, वकला के पास आमतौर पर वो जजेस की इतला ज़्यादा होती है, रिपोर्टर्स की भी निस्बत उन्हें पता होता है कि चैम्बर में और बार के दरमियान में कम्युनिकेशन का एक चैनल मौजूद है, उससे इतला पहुँच जाती है। कल वाली इस ब्रीफिंग के बाद बहुत सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या ऑर्डर करेगी, समथिंग इम्पॉर्टेंट जो उनको बताई गई है उसकी रोशनी में। देखें, एक अगर मुख्तसर 30 मिनट की, 40 मिनट की, 50 मिनट की या 1 घंटे की मीटिंग होती तो शायद जो जुल्करनैन कह रहे थे वाकई वो भी लॉजिकली बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आपके कॉरेस्पॉन्डेंट, लेकिन 3-3.5 घंटा बहुत लंबा दौरानिया है। तो उसमें यकीनन जैसे आपके ज़हन में सवालात आ रहे हैं ऐसे ही हमारे ज़हन में भी सवालात हैं। और आपने देखा होगा, अगर याद करें तो इस सिलेक्शन वाले केस की प्रोसीजर्स के दौरान भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कमेंट्स दिए, अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी कि सिक्योरिटी कंसर्न हैं, सिक्योरिटी का मसला नज़र आ रहा है कि, और जब हमारे इदारे भी कह रहे तो ये चीज़ें सामने आई थी और ये उनकी ऑब्जर्वेशंस भी आई थी। तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी प्रेडिक्शन करने से के बजाय अगर कल हम इंतज़ार कर लें ऑनरेबल बेंच जब बैठे और वो कोई करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त हम कोई भी प्रेडिक्शन करेंगे तो वो इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस इन दी प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो सही। इरफान कादर साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है सर, उसमें तो कंक्लूजन उनका यही है कि एक ही रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए और एक फिल वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते। ये मेन कंक्लूजन तो यही 2 नुक्तों से निकलता है। मैंने तो ये बात बहुत पहले कह दी थी और बार बार यही कह रहा था, और यही नुक्ता है कानूनी इसमें। और अफसोस ये है कि इतने सिंपल कानूनी नुक्ते को क्यों नहीं हमारी अदालतें जो है समझ सकती। और ये मैंने बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी की थी कि जनरल इलेक्शंस जो है सारे इकट्ठे होने चाहिए और सारे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, और यही आइन का मंशा है। और वैसे भी सेंसस जो है, जनाब जानते हैं कि सेंसस जो है वो मुकम्मल होने वाला है, और अगर सेंसस मुकम्मल नहीं होगा तो आप मिलियंस ऑफ वोटर्स के फंडामेंटल राइट्स जो है उससे उनको डिप्राइव कर देंगे, वोट कास्ट करने के जो फंडामेंटल राइट्स हैं। और फिर ये कि ये डेट देना इलेक्शन का
ये कौन से आइन में लिखा है या कौन से कानून में या स्टैट्यूट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट डेट देगी? हरगिज कहीं नहीं लिखा हुआ। मेरा ख्याल है कि हमें जब तक हम जजेस को पॉइंट ब्लैंक नहीं बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप लॉ को वायलेट कर रहे हैं, हम किस लिए शर्माते हैं कि आइन ऊपर है, कानून ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है? प्लीज। और यहाँ पे इनके आपस में सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंसेस हैं, थोड़ी देर के लिए चले मान लेते हैं कि जी हमें नहीं पता कौन ठीक है, कौन सा धड़ा ठीक है, वो 4 जजेस ठीक है कि ये 3 जजेस ठीक है, लेकिन अगर आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट है तो लेजिटिमेसी जो है उसकी कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी ऐसे फैसले की, जहाँ पे 4 जजेस जो है वो कह रहे हैं कि ये 4-3 से हम डिसमिस कर बैठे थे और ये कह रहे हैं कि नहीं 3-2 से। आपस में मैंने चीफ जस्टिस को खुद कहा दौरान आर्गूमेंट्स, मैंने कहा आप ये जब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं करेंगे आपकी लेजिटिमेसी नहीं होगी। अब ये खुद ही बंद गली में फंस गए हैं और एक आम तासुर कायम किया जा रहा है जैसे कि पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट लगा देंगे। वो गिलानी साहब वाला जो कंटेम्प्ट था वो इतना गलत था कि मेरे इंटरव्यूज हैं, मैंने कई दफा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त बहुत बड़ी गलती में फंस गया था और सुप्रीम कोर्ट को मेरे सामने अपनी गलती उस वक्त माननी पड़ी जब राजा परवेज अशरफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बुलाया था। कादर साहब, स्टेप बाय स्टेप कंटेम्प्ट की तरफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वो स्टेज आएगी जिस दिन ये चीफ एग्जीक्यूटिव को नोटिस करेंगे और उसके बाद वो फिर कंटेम्प्ट की तरफ जाएंगे, वो स्टेज आएगी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अच्छा लॉयर अगर खड़ा होगा तो मेरा ख्याल है बेंच प्रोसीड ही नहीं कर सकेगा इस कंटेम्प्ट में, सवाल ही नहीं पैदा होता। सर, बड़े वो अनफॉर्चुनेट किस्म के डिसीजन हैं प्राइम मिनिस्टर्स के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से भी, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से भी, तो आप तीसरे को रूल आउट मत करिएगा, ये आप ज़हन में रखिएगा कि हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इसी तरफ जाएंगे। अब तक हमने एक ये पैटर्न देखा इनका कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट भी किया गया, चंद सेकंडों में एक गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, चंद सेकंड्स में इलेक्शन को अनाउंस कर दिया गया, दूसरी पार्टी को किसी को सुना भी नहीं गया और लॉपसाइडेड तरीके से बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये कहना पड़ा। तो इन हालात में मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये इस हद तक अगर जाएंगे तो इन दी लॉन्ग रन ये अपना नुकसान करेंगे। इन दी शॉर्ट रन ठीक है कि वो एक खास मखसूस एक गैलरी है उसको खुश जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन दी लॉन्ग रन मुल्क का भी नुकसान होगा और सबसे ज्यादा नुकसान अदलिया का होगा। इरफान साहब, जब मैं लास्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट कर रहा था और पूछ रहा था, आपकी राय ले रहा था, तो आपने एक खदशे का इजहार किया था कि अगर ये कुलियन कोर्स बरकरार रहा, टकराव का रास्ता इसी तरीके से चलता रहा, तो एक स्टेज आएगी कि इंटरवेंशन होगी। और वो मेरे ख्याल में उसकी छोटी सी झलक, मैं उसको इंटरवेंशन उस तरीके से तो अभी नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटी सी झलक हमें गुज़श्ता रोज़ नज़र आई है कि जब बहुत आला सतह के अफसरान जो है इंटेलिजेंस के, वो गए और उन्होंने जाके जजेस को ब्रीफ किया है। और ये काम एक वज़ारत दिफा के अफसर भी कर सकते थे, सेक्रेटरी डिफेंस भी कर सकते थे, लेकिन DG ISI को जाना पड़ा, उन्होंने ब्रीफ किया। तो आपको लगता नहीं है कि मामलात की संगीनी कोई नेक्स्ट लेवल पे चली गई है? कोई राजी खुशी कोई नहीं बैठा होगा? ऐसे लेवल पे चली गई है कि इस किस्म की ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि अनार्की की सिचुएशन है जहाँ पे कि वो थर्ड फोर्स जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो आ सकती है, उनको खुद आना ही नहीं पड़ेगा। ये तो सियासतदान ही उनके आगे हाथ फैला देंगे और अवाम उनके आगे हाथ फैला देंगे कि खुदा के लिए अब आप आ जाएं। वो तो वो वाली सूरत हाल मुझे खौफ आ रहा है कि वो स्टेज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है कि जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनको ये मिल के खुद तय करना चाहिए, ना कोर्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, ना एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर एनार्की की सूरत होगी तो फिर लोग खुद उनको कहेंगे और फिर जब वो आएंगे तो सियासतदान भी बहुत सारे उनका साथ देंगे। सर, ये तो पाकिस्तान की रीत है, जब वो आते हैं तो यहाँ पर वो मिठाइयाँ बांटने वाले लोग पहले कतार में खड़े होते हैं। वो भी चीज़ आप लोग को रखिएगा। एक चीज़ जिसकी कमी है सबसे ज़्यादा, वो आपने अभी इशारा किया, वो एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उसमें इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब बैठे हो, उसमें इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी अगर चाहे बैक चैनल से बैठ जाए या उनके नुमाइंदे बैठ जाए, वो रास्ता दे सकते हैं। वैसे कोई रास्ता नहीं है। देखिए, जुडिशरी का बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब ये ग्रैंड डायलॉग होगा और फिर नई असेंबलियां मार्ज़े वजूद में आएंगी, जो भी पार्लियामेंट मार्ज़े वजूद में आएगी, उनको सारी की सारी जुडिशरी जो है ना कंसेंसस के साथ रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अभी तो पाकिस्तान में लॉपसाइडेड चौधरी जुडिशरी है। उस वक्त जब पार्लियामेंट नहीं बैठेगी तो ना सिर्फ के एहतसाब का कानून जो है वो कंसेंसस से बनाना पड़ेगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। जजेस भी सबकी मर्जी से अपॉइंट होंगे ताकि फिर जो बेंचेस बने कोई उन पे एतराज ना कर सके। सर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दुआ मांगे कि कोई रास्ता निकला है। कल तो आपको रखते हैं, कल ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का।
हाँ, जो इनका अब तक पैटर्न रहा है वो तो उसका तो ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि फटाफट ऑर्डर करेंगे कोई। चलिए, फिर इसका मतलब है कि अगले 4-5 रोज़ और हम तैयारी रखें प्रोग्राम की इसी इशू पे, दाएं बाएं नहीं लें अभी। जी 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 बिल्कुल। इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, दोबारा आपकी तरफ ही आता हूँ जी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़, वो ब्रीफ दिया गया वहाँ पर जो इतलात हैं हमारे रिपोर्टर्स की वो पढ़ लें। सारे लोग घूम फिर के अक्टूबर की बात करते हैं, क्यों? इकनॉमिक इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि सिक्योरिटी एक्सक्यूज़ के तौर पर पेश करनी चाहिए। इकनॉमिक कोलैप्स, शायद मेल्ट डाउन जो है उससे सारे बचना चाह रहे हैं कि बच जाएँ उससे। मेरा ख्याल है इशू थोड़ा सा सिंपल है। जब एक अफसर की ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं, ये मामला आया था ना अदालत। हाँ, CCP लाहौर का था, डोगर साहब का था। यानी ये तमाम गुफ्तगू जो हो रही है, आप सोचें ये कहाँ से बात शुरू हुई है कि एक अफसर का तबादला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर गुफ्तगू शुरू हुई और कहाँ तक बात पहुँच गई। अफसर से शुरू हुई और फैसला ये किया गया कि आइन को हम खुद ही लिख देते हैं, और फैसला ये किया गया कि वो कानून जो अभी नहीं बना लेकिन बन सकता है, अगरचे अभी नहीं बना तो उसको ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, अगरचे नहीं ली, मगर क्योंकि ले सकते थे तो उनको सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल कर दिया। ये बिल्कुल उस तरह का फैसला है। ये बिल्कुल लगता बज़ाहिर ऐसे है जैसे को नेसेसिटी डॉक्ट्रिन ऑफ न्यू नेसेसिटी निकली है, जिसमें मौजूदा हालात में ये फैसला किया गया है कि आइन साजी का अमल भी अदलिया के पास होना चाहिए, कानून साजी का अमल भी अदलिया के पास होना चाहिए। जो इदारे हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो एग्जेक्टिव का काम है, जो वफाकी हुकूमत का काम है, वो भी क्यों ना अदलिया को ही दे दिया जाए। जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं जिन्हें आप कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे कहते हैं, मसलन ECP जिसने तयन करना है कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसकी ऑटोनॉमी के लिए इतनी तगोदौ की जाती, उनको भी हम ही डायरेक्ट कर देते हैं। बात यह है कि जो कानून पब्लिश हो चुका है 2019 में, उसको भी वायलेट कर दिया गया। यानी कि बग़ैर इजाज़त के वफाकी हुकूमत के फेडरल जो अकाउंट है, कंसोलिडेटेड अकाउंट, उससे पैसे नहीं ट्रांसफ़र हो सकते। ये क्यों हो रहा है? जबकि मामला बड़ा सिंपल था। जब सुओ मोटो ले ही लिया था 184(3) में, तो एक बड़ा बेंच बना लेते। यानी वो जो इख्तलाफ कर रहे हैं उन जजेस को भी ले आते, जो एक तरफ बैठे हैं वो भी सारे आ जाते, ताकि ये आईनी डिबेट पूरी कौम देखती। और डिबेट क्या होनी चाहिए थी कि भाई आइन में लिखा है कि केयर टेकर हुकूमत करवाएगी इलेक्शन। अब 2 सूबों में अगर केयर टेकर नहीं है, बिलखसूस पंजाब और KP में, तो आपने पंजाब और KP को तो वॉक ओवर दे दिया ना। पंजाब में 58% लोग रहते हैं, KP में 22। 80% लोग जो 2 सूबों में रहते हैं, जब उन्होंने 2 हुकूमतें बना ली तो उसके बाद इन 2 सूबों को हमेशा के लिए एक वॉक ओवर मिल गया कि ये 2 सूबे फैसला किया करेंगे कि बाकी वफाक की हुकूमत कैसे बनेगी। तो जो 2 छोटे सूबे रह गए, सिंध और बलूचिस्तान, वो सोचेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर इनके 2 हफ्ते 3 महीने पहले इलेक्शन हो जाया करेंगे, 80% सीटों का मामला तय हो जाया करेगा, 2 जगहों पे हुकूमतें आ जाया करेंगी, कोई केयर टेकर नहीं होगा, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब सुओ मोटो ले लिया था तो मेरी तो इल्तिजा ये थी होती कि आप इन मामलात को फुल बेंच बना के 2 दिन में रिजॉल्व करके कोई तरीकाकार निकाल के कहते कि इलेक्शन करवा लें। लेकिन ये तो तय नहीं हुआ। ये तय नहीं हुआ कि 1 दिन में इलेक्शन होगा। ये तय नहीं हुआ कि सेंसस को कैसे ट्रीट किया जाएगा। कि आप पुराने सेंसस, आप 2 दिन में बैठ के फैसला कर दें कि पुराने सेंसस पे ही होंगे जो भी है, जो नया सेंसस है वो अगली दफा कोई तो फैसला करते। मगर वो जो मामलात है, ना सेंसस वाला मामला, ना 1 दिन इलेक्शन होने वाला मामला, ना केयर टेकर वाला मामला, ना 2 सूबों की हतमी इजारादारी के ऊपर कोई फैसला। तो 2 सूबों की भी ज्यादा है, सिर्फ पंजाब ही काफी है। 150 सीटें हैं मरकज में हुकूमत बनाने के लिए। जो पंजाब जीतेगा वो मरकज ले जाएगा। देखें, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि तुम मेरे से ग्लूमी से बैठे हो, कोई बात तो कर नहीं रहे हो, क्या लेने आए हो, इस कोई अपने कुर्ते का लिहाज करो थोड़ा सा, तो येलो रंग का कुर्ता पहन के ऐसी डम सी बातें, ग्लूमी सी बातें कर रहे हो। तो मैं फिर उसकी रिटेलिएशन में थोड़ा सा आपको मैं वो पर्क अप किया हूँ। देखिए बात ये पंजाब तो है पाकिस्तान में, उस पर तो पाकिस्तान का आइन लगता है। तो KP जो है वो स्वीडन में है या फिनलैंड में है कि पाकिस्तान का वो आइन जो खैबर पख्तूनख्वा पे कोई और आइन लगता है और पंजाब पे कोई और आइन लगता है। सारी तकरीर और तकरार ये है कि पंजाब में तो आइन के मुताबिक 90 दिन में हो जाना चाहिए इलेक्शन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और KP में अरे भाई बाद में देखते हैं ना, बाद कब है,
और बाद के ऊपर आइन की तकरार क्यों नहीं हो रही? दुरुस्त है पाशा साहब। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, बाज़ फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन करना सबके लिए आसान हो गया। 63A का फैसला था, ना करते तो शायद आसान रहता। इस मामले के अंदर जो इलेक्शन का शेड्यूल है, मैंने काफ़ी प्रोग्रामों में यहाँ दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियाँ अपने सर पर नहीं डालनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आखिरकार वो काम कर दिया। सिंपली बताते 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना आईनी शर्त है, बाकी चीज़ें उन पर छोड़ते कि वो कैसे करवानी है। उस डोमेन में जाना क्यों ज़रूरी था कि पूरा शेड्यूल भी देते, तारीख भी देते, स्टेट बैंक की भी जिम्मेदारी आपने कंधों पर ले ली, मुझे समझ नहीं आई। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बैंक है जिसको जो अब ऑटोनोमस पार्टी बन चुके हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो भी उसकी क्लाइंट है, उसकी कस्टमर है, उसने अपना अकाउंट उसका है। ये कह सकते हैं ना, एक एक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का ना 1949 का, वो आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के माबैन एक बाकायदा दस्तखत के तहत है, वो कंसोलिडेटेड फंड है, वो मेंटेन करते हैं। अब उसमें आप देखें कि पाकिस्तान में एक FPR के पास ये इख्तियार दिया गया है कि वो अगर कोई टैक्स ना दहिंदा है उसके अकाउंट तो उसके अकाउंट से आप पैसे निकलवा सकते हैं। इसके अलावा उस बैंक का पर्टिकुलर बैंक का मैनेजर एक पेनी भी किसी के अकाउंट से निकालने का मजाज नहीं है। तो यही बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विदाउट कंसेंट ऑफ इस क्लाइंट, इस कस्टमर, किस तरीके से पैसे करेगा। इसीलिए उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा करके ये कहा जी कि हमने ये मुख्तस कर दिए हैं, 21 अरब रुपया है, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय दी फेडरल गवर्नमेंट। एक लीगल बर्डन भी होगा ना, क्योंकि कौमी असम्बली से एक मनी बिल की शक्ल में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको। वही कह रहा हूं, तो स्टेट बैंक अब उन्होंने अपने आप को कंटेम्प्ट से बचने के लिए ये कह दिया कि हम जो हमारी पार्ट्स थी हमने मुख्तस कर दिए, ये इलादा कर दिए, लेकिन हम इसकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन ज़रूरी है कि हम वो कहेंगे तो हम करेंगे, तो इसलिए वो तो बच गए। अब रह गई बात हुकूमत की, उसके जब कंटेम्प्ट की तरफ आप जिस तरह फरमा रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि पार्लिमान ने जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वक़ूए के बाद एक सबक हासिल किया है कि किसी एक इंडिविजुअल के कंधे पे मत छोड़ें। आज पार्लियामेंट इस तरह हुआ कि उसी फैसले से, मुस्तफ़ा इम्पिक्स वाले फ़ैसले से डिराइव करके फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज़ नो मोर एक्सेप्ट कैबिनेट। सो पूरी गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, ऑल राइट। उस प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट को एतमाद में लिया और फिर कैबिनेट ने रेफर कर दिया पार्लियामान को। सर ब्रेक एक ले लूं, लेकिन इस दफा मैं जाते जाते एक सवाल कह दूं, एक कमेंट दे दूं। देखिए जो हो रहा है उसके बाद अगर पूरी पार्लियामान तहलील भी कर दी जाए और पूरी काबीना भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तमाम जो जिम्मेदारियां थी वो तो अदालत ने ले ली। सर अब तो कर ही दें तो अच्छा है, किसी एक तरफ तो लग जाए। मैं तो कह रहा हूँ कर दें अब तो ज़्यादा अच्छा है, चलाएं आके। मैंने एक सवाल पूछना है आपसे, क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादा चर्चा ये है कि खाली शहबाज शरीफ चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं कंटेम्प्ट जाएगी, साथ 2-3 वजीरों को भी जाएगी, फाइनेंस वाले और डिफेंस वाले को भी जाएगी, इंटीरियर को भी जाएगी। ब्रेक ले लें, हमारे लॉ मिनिस्टर तो आप मोहब्बत में साथ वैसे ही चले जाइएगा, आपकी कुबत जा रही होगी, हमारे लॉ मिनिस्टर तो बचे रहेंगे ना। ये एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाशा साहब, जो एक सवाल हमारा अधूरा रह गया था कि अल्टीमेटली ये मामला कंटेम्प्ट की तरफ जाएगा, सूनर और लेटर वो नोटिस करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, वज़रा को, जो आप कह रहे हैं कि वो कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कंसर्न वज़रा भी कुटारे में खड़े होंगे और वज़ीर आज़म भी खड़ा होगा। जाहिर है जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी तो वो उन्होंने उन्हीं को, जो कि पॉलिसी मेकर है, उनको कैबिनेट भी है, मेरे साथ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, फाजल मिनिस्टर साहब, मैं कोई खुदा न खासा इनके खिलाफ नहीं बात कर रहा, लेकिन चूँकि सारी कैबिनेट ने अपने कंधे पे बोझ लिया है, एंड दिस इज़ गुड। मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव विजडम की बुनियाद पे या कलेक्टिव एक स्ट्रेंथन देने के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, जस्ट टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ सिचुएशन जो कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ हुई थी, ये एक अच्छी मूव थी इनकी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको कि इस हवाले से किया है। लेकिन सर बात ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले बात की, आपके सवाल के कंटेक्स्ट से हट के मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि जो ये बेंच बैठा था और फर्स्ट क्वेश्चन जो डिटर्मिनेशन करने के लिए किया गया था वो ये था कि क्या असम्बलियाँ जो तहलील की गई हैं वो फैसला दुरुस्त था या गलत था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सवाल था उनका। आप देखिए जब 58(2)B हुआ करता था
और उसको उस वक्त के प्रेसिडेंट इन्वोक करते थे और असम्बलियाँ तहलील कर दिया करते थे, तो यही अदालतें उनको बहाल किया करती थी। तो क्या ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे कि 2 असम्बलियाँ आपने तोड़ दी जो कि 5 साल के लिए मुंतखब हुई थी, और इन दोनों सूबों के अवाम ने उनको 5 साल के लिए मुंतखब किया था? या तो ऐसा क्राइसिस होता विद इन असम्बली कि आप पुल ऑन नहीं कर रहे थे और आपने 5 दिन पहले आपने एतमाद का वोट हासिल किया परवेज़ इलाही साहब ने, और छठे दिन आपने उसको तहलील कर दिया। और ये तो था कि एक बात शायद आए कि जी के वहाँ पे बड़ी हमारी माइनर सी मेजॉरिटी थी, तो इस वजह से वहाँ पे हार्स ट्रेडिंग या ऐसी कोई चीज़ हो रही थी। लेकिन केपी में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। केपी में तो वो इनकी तादाद यानी वेल कंफर्टेबल, पंजाब में भी अदालती हुक्म से बहाल हुए थे और वेल कंफर्ट, वो तो चले 63 एक ऐसा ग्राउंड दी ऐसा कि उसमें तो मैं मिसाल देता हूँ, फिर वो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को पोस्टपोन करवाया गया कि पहले बाई इलेक्शन होने दें। मैं ऐसे सारी ग्राउंड से आ रही उसकी मिसाल देता हूँ कि मुलज़म को फांसी लगा दी उस कत्ल के जुर्म में, जिसकी जो मुतवफ़ी है डिसीज, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं अभी कत्ल भी, यानी आप उनके वोट्स को इस वजह से नहीं गिन रहे कि उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग को कोर्ट काउंट नहीं कर रहे। ये चीज़ बड़ी अच्छा। आज मुझे किसी ने सुबह एक शेर भेजा, वो बड़ा मज़े का हस्बे हाल है, जो आपने अगर अल्फाज आगे पीछे हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। उन्होंने लिखा कि इस दौरे मुनसफ़ी में, ये दौरे मुनसफ़ी इन्वर्टेड कॉमास में, इस दौरे मुनसफ़ी में ज़रूरी नहीं वसीम, ये वसीम बरेलवी साहब है, कोई उनका शेर है, इस दौरे मुनसफ़ी में ज़रूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की ख़ता हो उसी को सज़ा मिले। तो ये आजकल के हालात के बड़ा हस्बे हाल है। तो आप बताइए, आप पूरी तारीख में हस्बे हाल है। आप जस्टिस मुनीर से शुरू हो जाएं, मौलवी मुश्ताक तक आ जाएं, अनवारुल हक साहब तक आ जाएं, ये खोसा साहब अभी भी गुजरे हैं, वो उन पे आ जाएं, या हमारे चीफ जस्टिस जो थे, क्या नाम है भला सा जी, वो साकिब निसार साहब जो हैं, उन तक आ जाएं। तो ये नई जो जूरिस्प्रूडेंस, ये कोई नई नहीं है, ये जूरिस्प्रूडेंस 70 साल से चलती आ रही है पाकिस्तान की। तो आप अगर ऐसे, जरूरी नहीं है कि उसी को सजा मिले जिसकी खता हो। तो आप सजा के लिए तैयार रहिए, या खता के लिए, या खता तो आप कर रहे हैं, 90 रोज से भाग रहे हैं, खता तो आपने कर ली है, क्योंकि 90 रोज बहरहाल एक बाइंडिंग कंडीशन। मैंने तो आपको, देखिए, आपने कभी मेरे मुंह से सुना है 90 रोज के खिलाफ कोई बात? मैं तो आपको 3-4 कंडीशंस बताई हैं कि अगर वो इतनी एफर्ट उन कंडीशंस को रिजॉल्व करने में लग जाती और पूरे बेंच के साथ, फुल कोर्ट के साथ लग जाती, और मामलात को एक ऐसे तरीके से तय किया जाता कि सबका एतमाद बहाल हो जाता कि हाँ केयर टेकर भी होगी, हाँ ये तमाम इकट्ठे भी हो जाएंगे, सेंसस को भी एक क्लियर तरीकाकार से ट्रीट करके सेटल कर दिया गया है, तो फिर इलेक्शन हो जाए। सर वैसे बुनियादी तौर पर ये एक पॉलिटिकल डायलॉग का इशू था, सुप्रीम कोर्ट का इशू नहीं था। ये भी बात आपकी, जब आप अपने फैसले किसी अदालती जज को दे देंगे, अगर आप सोचिए, तो नहीं हमने नहीं दिया 184(3 हमारा, हम नहीं दिया, ये हमने नहीं कहा कि अदालत के पास चलें, मेरा इनका झगड़ा हुआ अदालत के पास चलते, तो अदालत ने कहा कि अफसर की बात तो बाद में करेंगे, अफसर की ट्रांसफर की बात तो बाद में करेंगे, पहले जरा ये मामला अदालत को सिर्फ एक नुक्ते से आगे, ये जिम्मेदारी तो अदालत ने मलिक साहब में, और वो जो 4 जज, जस्टिस मंदू खेल साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस अतर मिन्ना साहब और मंसूर अली शाह साहब जस्टिस, इन तमाम लोगों ने ये क्या कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है 184(3, ये क्या था? और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने क्या कहा कि भाई इसको रोक दें, ये 184(3 में जो कुछ भी हो रहा है इसको वक्ती तौर पे रोक दें। ये पांचों सियासतदान तो नहीं है, ना किसी वकला की तंजीम के मेंबर है, ना जर्नलिस्ट है, ना 8 बजे 10 बजे का शो करते हैं, मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहां बैठ के ये कह रहे हैं, तो कोई बात तो है ना। सर अब रास्ता कैसे निकलेगा? सर मैं गुजारिश करूं कि एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट अपने आप को ना कमिट कर चुकी है, शद्दोमत के साथ एक बात की जाती है कि मसलन कल हमने ऑल पाकिस्तान लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें तमाम पाकिस्तान से बार कौंसल्स की मुंतखब क़यादत, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट्स, जुडिशल कमीशन के मेंबरान, यानी भरपूर थी। यानी जो नहीं आ सके उनको हमने ऑनलाइन लिया वीडियो लिंक के ज़रिए। यानी मैंने बड़े अरसे बाद इतनी भरपूर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस देखी। वहाँ पे हमारा सबका कंसेंसस हुआ
एक हमने जॉइंट डिक्लेरेशन वो उसका अनाउंसमेंट की और हमने आज के दिन के लिए उसको ब्लैक डे के तौर पे मनाने का कहा, सिर्फ इस बुनियाद नहीं। लेकिन आप में डिवीजन है, आप इकट्ठे नहीं है। मेरी अर्ज़ कहाँ डिवीजन है? हाँ, इकट्ठे कहाँ हैं? कहाँ? क्या आप जो गोल मोल कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई है उसको डिवीजन कहते हैं? बहरहाल जो भी कहें आप, मेरी आप अपने अल्फाज में अपनी बात कर सकते हैं, दूसरी मेरी अर्ज़ सुन लें, मेरी अर्ज़ सुन लें। माँ सिवाय सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब और लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट, इसके अलावा मुझे ये बता दें कि कौन सी बार एसोसिएशन के सदर, कौन सी बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, कौन सी हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट वहाँ गए हुए थे? अच्छा, एक बीच पर कर ले छोटा सा। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जो ब्रीफिंग दी गई है सिक्योरिटी के हवाले से, सर आपको लगता है कि कोई अनयूजुअल स्टेप है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ही अनयूजुअल है। पहले भी तो ब्रीफिंग ऐसी मिलती रही हैं, जब भी असेंबली में कहा गया तो आर्मी चीफ और DGI से जाते रहे हैं। सर मैं जो DGI की चीफ जस्टिस और 2 जजेस 3 रुकनी बेंच के साथ जो मीटिंग है उस हवाले से पूछ रहा हूँ, कल रात को वो मीटिंग हुई है, उसका भी डिटेल्स तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रीफिंग अगर चीफ जस्टिस को दी गई है तो डेफिनेटली वो इस जो इलेक्शन के सिलसिले में जो बातचीत चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई शायद सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है कि इलेक्शन हुए तो शायद खुदा खासा और मसला बनेगा, उस सिलसिले में हो सकता है कोई कैमरा ब्रीफिंग जो दी गई है वो अनयूजुअल है मेरे लिए। अनयूजुअल है ना आपके लिए भी, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि बताया वहाँ जाके तफसील के साथ उन्होंने जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी या क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी उसकी रोशनी में कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है ये फॉर द टाइम बिंग तो जारी हैं, 5 से 6 महीने इस प्रोसेस में लगे हैं, तो तब तक फ़ौज को उससे हटा के इलेक्शन ड्यूटीज़ में लगाना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन ड्यूटीज़ पर जब आप डिप्लॉय करते हैं, अगर 3 या 4 लाख फ़ौज आपको लगानी हो तो आमतौर पर ये तो नहीं होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट से उठेगा बंदा और जाके ड्यूटी पर पहुँच जाएगा। आपको क्या उनको डिप्लॉय करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट से लगाना पड़ता है ड्यूटीज़ उनकी, और कितना लंबा टाइम लगता है इसमें? कुछ हफ्ते दरकार होते हैं या जस्ट ए मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज? देखिए, ऑन ग्राउंड ड्यूटी तो इनकी तकरीबन 2 या 3 दिन की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, ट्रुप्स को वहाँ पहुँचाना पड़ता है और ट्रुप्स को वहाँ जाके डिप्लॉय करना, ये तकरीबन ओवरऑल 1 हफ्ते का प्रोसेस है। तो इसमें आपको जितने भी आपको ट्रुप्स चाहिए होते हैं 1 हफ्ते का ये प्रोसेस लग जाता है इसमें, क्योंकि ट्रुप्स जो कंट्रोलमेंट्स में है इस वक्त भी आपने डिपार्ट है जहाँ पे भी एक्शन में है वो लोग, तो वहाँ से निकाल के लेके आना मुश्किल होता है। फिर अपने लोकल रिसोर्सेज हैं उनको आप कोशिश करते हैं कि उनसे पूरा करें। और पिछले अगर आपको याद 2018 में शायद जिन्होंने कुछ रिजर्विस्ट को बुलाया था, क्योंकि उस वक्त भी हालात ठीक नहीं थे, तो जो रिजर्विस्ट हैं पाकिस्तान फौज में वो बुला के शायद उनसे ड्यूटी ली गई थी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, हफ्ते का एक अप्लाई करेंगे जब भी आप करेंगे। आपके ख्याल में इस वक्त फौज को हफ्ता है या 10 दिन के लिए, जितना भी 15 दिन भी लगते हो, तो हटा के इलेक्शन ड्यूटीज के लिए दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? देखिए, पूरी फौज तो आप नहीं निकाल सकते, आप बेर मिनिमम फौज अगर आप जरूरत पड़ती है, अगर हुक्म मिलता है तो फिर फौज कहीं ना कहीं से निकाल के लगाएगी अपने लिए, क्योंकि फौज ने हुक्म तो मानना है आइन के तहत। और उसमें मेरा अपना ख्याल ही अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर शायद रिजर्विस्ट को दोबारा बुलाना पड़े, वो आए, उनको तकरीबन महीने की ट्रेनिंग दे के, उनको वो जो सिविलियन बन चुके होते हैं उनको ला के दोबारा उसमें लाना, तो इतना टाइम लग जाएगा उनको। 1 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको। हाँ, उनको क्योंकि देखिए सिविलियंस को लेके आ रहे हैं ना, तो उनको आपको यूनिफॉर्म बनाना, तैयारी कराना, उनको ड्यूटी समझाना, सब कुछ करना, टाइम तो लग जाता है आपको। तो सर अगर इस प्रोसेस को अपनाया गया तो इसका मतलब है कि आपको अगले 2-3 माह तो फिर इलेक्शन नज़र नहीं आते? जी, मुझे लगता है यूँ है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी है जिसकी जैसे DGI को और इंटेलिजेंस चीफ को जाके चीफ जस्टिस को उनके चैम्बर में ब्रीफिंग देनी पड़ी है, तो फिर तो इतना टाइम आपको लग जाएगा। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आपकी बात अधूरी रह गई थी सर, आप बात पूरी कर लीजिए। तो मैं ये गुजारिश कर रहा कि वो जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सिर्फ 2 बार एसोसिएशन थी जी। आप इसको डिवीजन ना कहें। देखिए, मुल्क की सतह पे 2 ग्रुप हैं, एक प्रोफेशनल ग्रुप है, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। वो प्रोफेशनल ग्रुप की जो लीडरशिप थी जिसमें सारे साबके तो थे, लेकिन हाज़र जो प्रेजेंट लीडरशिप में वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट बार, तो इसको आप डिवीजन ना कहें। उसमें सारे मसलन अब आप देखें, एक सेनेटर वलीद इकबाल साहब वो वहाँ पे सफ़े अव्वल पे बैठे हुए थे, काला सूट पहन के और काली टाई। हमने उनको ज़िंदगी में किसी कोर्ट में जाते हुए नहीं देखा, एंड ही वाज देयर एज एमिनेंट लॉयर ऑफ द कंट्री।
इज इट? सर एमिनेंट लॉयर हैं, अब ऐसे तो ना ऐसे एमिनेंट लॉयर, देखिए शायद मैं भी ये अपने आप को ना कह सकूं एमिनेंट लॉयर, मैं तो नहीं समझता अपने आप को इस काबिल। तो आप गुस्सा उन पे कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। पीटीआई के मेरे और बहुत दोस्त हैं, अगर वो वहाँ बैठे होते और जो कई बैठे हुए थे हमारे दोस्तों में से पीटीआई के, तो कहने का मकसद ये है कि ये रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस नहीं थी, हमारी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस थी, और वहाँ से हमने ये सारी चीज़ें, और उसमें एक शिक जो हमने डिक्लेरेशन किया उसमें एक शिक ये थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठे आपस में ग्रैंड डायलॉग करें। वी आर रेडी टू ऑफर आर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान बार काउंसिल का नंबर 1, और उस पे कंसेंसस बनाएं एक दिन इलेक्शन करने का। तमाम अल्लाह करे वो ये हमारा मुतालबा था और उस तरफ चल पड़े। ये हमारा मुतालबा था कि तमाम असेंबलीज का इंक्लूडिंग नेशनल असेंबली एक ही दिन इलेक्शन। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में एंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो हमारी एक दरख्वास्त होती है कि हमें आपकी ज़िम्मेदारी है एक उस पर ऊपर अपडेट करके जाएं, वो है रूस से तेल लेने वाला। लास्ट टाइम आपने प्रॉमिस किया था कि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और उससे 25 या 26 रोज़ के अंदर पहला तेल की कंसाइनमेंट पाकिस्तान पहुँच जाएगी। अभी अपडेट क्या है? विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज ऑर्डर्स जा चुके हैं। Within 30 days we'll have the oil. ऑर्डर प्रोसेस हो चुके आई थिंक 2 रोज़ पहले, तो बाय मिडिल ऑफ नेक्स्ट मंथ। जी बाय मिडिल ऑफ नेक्स्ट मंथ तो पहली शिपमेंट पाकिस्तान पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो हमारी रिफाइनरीज उसको प्रोसेस कर सकती, कौन कौन सी? हमारे इस वक्त PRL से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद पार्को जो है उसके साथ हम इस वक्त वो जो आ जाएगा हमारे पास, एक दफ़ा हम उसको प्रोसेस में रन कर लेंगे, फिर PRL और पार्को दोनों। लेकिन टेक्निकली दोनों रिफाइनरीज के अंदर वेल इक्विप्ड है, वो कैरेक्टराइजेशन है वो हो चुकी है। PRL का ख्याल है कि वो 33% से 50% तक इस्तेमाल कर पाएगी और पार्को का ख्याल है कि वो तकरीबन 30 से 35% तक इस्तेमाल कर पाएगी। 30 से 35% पार्को और तकरीबन 50% तक, 33 से 50%, 1/3 से वो PRL कर लेगी, वो PRL इस्तेमाल कर। तो इसका मतलब है कि अगले महीने से आप कोई हमें अच्छी खबर देंगे कि हर यकम को जो आप हमें झटका लगाते हैं और 15 तारीख को वो बिजली का झटका लगने में थोड़ी कमी आनी तारीखी में झटका रात की तारीखी में इंशाल्लाह। वो जो डॉक्टर साहब का एक शॉर्ट सा ब्रीफ आता है ना कि रात की वो रात की तारीख अच्छी खबर आनी शुरू हो जाएगी उसमें। जी इंशाल्लाह जी, हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। 15 मई डेडलाइन है फिर इंशाल्लाह। 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। आप डॉक्टर साहब को फिक्स 26 नहीं ये बाय द मिडल पर सख्ती रहनी चाहिए। ये इसमें पाकिस्तान का फायदा है, ये है इनके फायदे की बात है, बिटवीन पाकिस्तान का फायदा, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड वीक, सेकंड एंड थर्ड वीक इंशाल्लाह पहली कंसाइनमेंट यहाँ होगी और उसके बाद जो यकम आएगी उसमें हमें कीमतों के अंदर इंशाल्लाह कुशन मिलना शुरू हो जाएगा। जी इंशाल्लाह बेहतरी अगर सेल्स टैक्स तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। डॉक्टर साहब ने जैसे ही मौका देखा कि इसमें 10-15 रुपए की बचत आ रही है तो उन्होंने कहना है देते पेट्रोलियम लेवी बता दो, रेवेन्यू कट हो जाए। अगर आप थोड़ी लेवी बढ़ाएं भी तो वो आपके बजट में ही जाती मेरा ख्याल होना ही ये नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े, ये जो सर्विसेज फराहम अभी आप 50 रुपए ले रहे हैं ना, जो हमें ये बताया गया था वो अभी बढ़ाने का कोई बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है जी। ये मैक्सिमम लेवी है जहाँ तक हम ले आए हैं, इससे ऊपर नहीं इंशाल्लाह। एक पेट्रोलियम के एक्सपर्ट थे, उनका ख्याल यह है कि जो आप कीमतों में बार बार रद्दबदल करते हैं तो आपको एक मोटी फिगर जो है ना, जैसे 275 रुपये आपने तय कर लिया तो उसमें 2-4 ऊपर नीचे की एडजस्टमेंट हो तो उसको आप पास ऑन नहीं करें। प्रॉब्लम पता क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि अभी ओपेक ने अपनी पैदावार कम कर दी, तो पिछले 10-15 दिन में जो तेल की कीमत बैनुल अक़वामी या डॉलर में ऊपर चली गई, तो जब वो चली जाती तो अमेरिका जैसा मुल्क भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उन्हें भी उसी बैनुल अक़वामी, तो पाकिस्तान तो इतना बड़ा इतना ताकतवर मुल्क नहीं, चीन नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकता, यूरोप नहीं कर सकता, तो जिस बैनुल अक़वामी रेट पे मिल रहा होता है उसी पे फिर लाना। बिल्कुल सही। डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब और हसन रजा पाशा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।